हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में 13 का सेक्शन नंबर 13 डिवोर्स स्टार्ट किया था और हम अपने सेक्शन नंबर 13 का सब सेक्शन 1 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, सेक्शन नंबर 13 का सब सेक्शन 1, इफ़ आई शो यू, सी this we have completed all these sub clauses of subsection 1 in a very detailed way. For that you can watch the previous lectures. Okay, I have explained these subsections, sub clauses, sorry, in a very detailed manner, and for which the videos are available, so you may go to the previous lectures and watch those. So today we'll be starting subsection 2. So what does it say? See, डिवोर्स का सेक्शन नंबर 13 का सब सेक्शन 2 है क्या? ये वाइफ को स्पेशल ग्राउंड्स देता है टू प्रेजेंट अ पिटीशन फॉर अ रिलीफ ऑफ डिक्री ऑफ डिवोर्स। ठीक है, जो प्रीवियस सेक्शन था, जो सेक्शन नंबर 13 का सब सेक्शन 1 था, उसमें जो ग्राउंड्स थे वो किसके लिए अवेलेबल थे? दे वर अवेलेबल टू बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। बट जो सब सेक्शन 2 है, ये सिर्फ वाइफ को स्पेशल ग्राउंड्स देता है टू फाइल द पिटीशन फॉर डिवोर्स। ठीक है, अच्छा, जो हमारा सब क्लोज 1 और सब क्लोज 2 है, ये दो सब क्लोजेस, ये दो क्लोज जो हैं इसके सब सेक्शन 2 के, ये हमारे 1976 में जो अमेंडमेंट हुई थी उससे पहले भी अवेलेबल थे। बट जो क्लोज नंबर 3 और 4 है, ये कब ऐड हुए हैं? ये 1976 अमेंडमेंट के बाद, जो मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद ये दो क्लोजेस को ऐड किया गया है। तो इनिशियली सिर्फ ये दोनों ही थे, 1 एंड 2। थर्ड एंड फोर्थ कैसे आए हैं? 1976 की अमेंडमेंट से आए हैं। 1955 में 1 एंड 2 क्लॉजेज ही थे। अब इनको रीड करते हैं, क्या कह रहा है ये। जस्ट अ मिनट। ये कहता है, इन द केस ऑफ एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी कि जो हमारा क्लोज नंबर 1 है, ये हमें क्या बताता है? प्री एक्ट मैरिज। ठीक है, प्री एक्ट मैरिज के बारे में ये क्लोज बात करता है। मैरिज सोलेमनाइज हुई है, कब हुई है सोलेमनाइज? मैरिज कब सोलेमनाइज हुई है? बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, मीन्स प्री एक्ट मैरिज। ठीक है, क्या बोलता है? दैट द हस्बैंड हैड मैरिड अगेन, हस्बैंड ने दोबारा से मैरिज कर ली। दोबारा से मैरिज कर ली, दैट मीन्स पॉलीगैमस, पॉलीगैमस मैरिज। ठीक है, बिफोर सच कमेंसमेंट, अगेन प्री एक्ट मैरिज ही है, यानी कि प्री एक्ट पॉलीगैमस मैरिज के बारे में ये क्लोज बात करता है। बिफोर सच कमेंसमेंट और दैट एनी अदर वाइफ ऑफ द हस्बैंड मैरिड बिफोर सच कमेंसमेंट वॉज अलाइव एट द टाइम ऑफ सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज ऑफ द पिटिशनर। ये क्या कहता है? इसमें दिया गया है कि अगर कोई हस्बैंड प्री एक्ट पॉलीगैमस मैरिज करता है तो जो उसकी वाइफ है, कोई भी वाइफ, जैसे उसकी पहली बात तो जब वो कोई भी वाइफ पॉलीगैमस मैरिज है, पॉलीगैमस मैरिज है तो इट मीन्स मोर देन वन वाइफ है, मोर देन वन वाइफ है। इज इट ऑब्वियस? ठीक है, मोर देन वन वाइफ है। और ये क्या कह रहा है कि जब वाइफ डिक्री ऑफ डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर रही है तो जो दूसरी वाइफ है ना, मोर देन वन वाइफ, मोर देन वन में 2, 3, 4 कोई भी नंबर हो सकता है, तो वो उस टाइम पर अलाइव होनी चाहिए। शी मस्ट नॉट बी डेड एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द पिटीशन। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं? इज इट नेसेसरी कि सिर्फ एक ही वाइफ, सपोजिंगली उसने पॉलीगैमस मैरिज है तो उसने 2 मैरिज करी है। ठीक है, 2 मैरिज उसने कर ली, 2 वाइफ हैं उसकी, क्या सिर्फ ये क्लॉज एक ही वाइफ को राइट दे रहा है कि भाई एक ही वाइफ को पिटीशन प्रेजेंट करनी है डिक्री ऑफ डिवोर्स की? नो, उसकी जितनी भी वाइफ है वो सारी भी इकट्ठे पिटीशन फाइल कर सकते हैं डिक्री ऑफ डिवोर्स की। बट क्या है, जब भी वो फाइल कर रही हैं, मान लो एक वाइफ कर रही है, दूसरी वाइफ कर रही है, तीसरी वाइफ कर रही है, वो कर सकती हैं। इसकी प्री कंडीशन क्या है कि भाई
जब उनकी मैरिज हुई थी, क्या कह रहा है, दैट एनी अदर वाइफ ऑफ द हस्बैंड मैरिड बिफोर सच कमेंसमेंट वॉज अलाइव, वो अलाइव होनी चाहिए उस, जब भी मैरिज हुई है पिटिशनर की उसके साथ, रेस्पोंडेंट के साथ, रेस्पोंडेंट हस्बैंड के साथ, कि भाई उस टाइम पर उसकी मैरिज थी, उसकी उसकी वाइफ थी उस टाइम पर, और इवन देन ही हैड मैरिड मी, ठीक है, तो he had done polygamous marriage, and when he had done before the commencement of this act, so this is the ground of petition of divorce, especially for the wife. She can present a petition, she can take a matrimonial relief on this ground if her husband has done polygamous marriage before the commencement of this act. Prior condition is that the another wife must be living at the time of solemnization of the marriage as well as at the time of presentation of the petition for decree of divorce. Okay, next is provided that, proviso क्या कहता है, provided that in either case the other wife is alive, ये बोला ना मैंने, other wife is alive at the time of presentation of the petition, कि भाई petition के टाइम पर वाइफ को प्रेजेंट अलाइव होना ज़रूरी है, क्योंकि डिक्री ऑफ डिवोर्स की जब पिटीशन आएगी आप किसके खिलाफ डालोगे, आप डालोगे हस्बैंड, डिक्री ऑफ डिवोर्स आई है, डिक्री ऑफ डिवोर्स किसके अगेंस्ट आएगी, हस्बैंड के अगेंस्ट आएगी। हस्बैंड के अगेंस्ट कैसे आएगी, जब आपके पास ग्राउंड होगा, कोर्ट सेटिस्फाई होगी। ग्राउंड कौन सा मेंशन कर रहे हो आप, 13 सबसेक्शन 2 का क्लोज 1, इस क्लोज का तभी आपको बेनिफिट मिल पाएगा जब दूसरी वाइफ जो है एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन ऑफ द डिक्री ऑफ डिवोर्स एंड एट द टाइम ऑफ सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज शी वाज अलाइव, ठीक है, देयर शुड बी मोर देन वन वाइफ ऑफ द हस्बैंड। Okay, he must have the status of polygamous marriage before the commencement of this act. Sub clause 2, clause 2 क्या कहता है इसका, that the husband has since the solemnization of marriage been guilty of rape, sodomy और bestiality, ठीक है। देखो, अगर कोई भी मतलब कोई भी हस्बैंड है वाइफ का, तो वाइफ किस ग्राउंड पर डिवोर्स ले सकती है कि भाई मैरिज होने के बाद, उनकी मैरिज हो गई है तो वो किस चीज़ का गिल्टी है, गिल्टी ऑफ रेप, सोडोमी और बेस्टियलिटी। ये तो हमारे क्रिमिनल ऑफेंस भी है, अगर आपने क्रिमिनल लॉ पढ़ा है तो यू मस्ट बी सीइंग दैट रेप, सोडोमी एंड बेस्टियलिटी दीज आर द क्रिमिनल ऑफेंसेस, ठीक है। अब इज़ इट नेसेसरी कि भाई एज दीज आर क्रिमिनल ऑफेंस, तो भाई उसके हस्बैंड के ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी पेंडिंग हो बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ डिक्री, पिटीशन ऑफ डिक्री ऑफ डिवोर्स, इज इट नेसेसरी? नो। अगर ये कहता है कि भाई ये क्रिमिनल ऑफेंस तो है, बट ऐसा नेसेसरी नहीं है कि जब वाइफ ने पिटीशन ऑफ डिवोर्स फाइल करी है टू टेक द मैट्रिमोनियल रिलीफ, कि उस टाइम पर उस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट दीज ऑफेंसेस पेंडिंग हो, ठीक है। आप कोर्ट में जा सकते हैं, वाइफ कोर्ट में जा सकती है, शी कैन फाइल द पिटीशन ऑफ डिवोर्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दीज ग्राउंड्स। ओके, अच्छा, क्या ये नेसेसरी है? जब ये नेसेसरी नहीं है कि भाई उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग पेंडिंग हो, तो क्या ये नेसेसरी होगा कि भाई अगर मान लो उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग पेंडिंग थी और उसका क्या रिजल्ट आया, वो एक्विट हो गया, वो एक्विट हो गया या फिर वो कन्विक्ट हो गया, ना ही हस्बैंड का एक्विटल, ना ही उसका गिल्टी होना इन द क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट दीज ऑफेंसेस। अगर उसने ये ऑफेंस किए हैं और उस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग पेंडिंग थी या नहीं भी थी, अगर पेंडिंग थी तो वो एक्विट हो गया या फिर वो गिल्टी हो गया, तो ये कोई ग्राउंड नहीं होगा पिटीशन फाइल करने का डिक्री ऑफ डिवोर्स। जब वो पिटीशन फाइल कर रही है मैट्रिमोनियल रिलीफ लेने के लिए ऑन दीज ग्राउंड्स, शी हैज़ टू प्रूव दीज ऑफेंसेस डी नोवो। उसको स्टार्टिंग से ही उसका जो ग्राउंड वो ले रही है उसे खुद ही प्रूव करना पड़ेगा, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हेल्प करेगी वाइफ की डिक्री ऑफ डिवोर्स लेने में ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राउंड, ठीक है, समझ में आया? मतलब कि उसका जो पिटीशन का ग्राउंड है ना, उसे खुद ही प्रूव करना पड़ेगा, बर्डन ऑफ प्रूफ वाइफ पर ही होगा। कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग पेंडिंग है या नहीं है, गिल्टी हो गया, एक्विट हो गया, वो उसमें हेल्प नहीं करेगा वाइफ का, ठीक है। वो कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकती है। अगर एक्विट भी हो गया है तो क्या करेगा हस्बैंड, तो यही बेनिफिट लेगा ना, डिफेंस लेगा कि भी मैं तो एक्विट हो गया, बट नहीं,
एक्विट हो गया हो, अगर वाइफ ने प्रूव कर दिया कि आपने ये चीज़ें करी है, तो भी वाइफ को रिलीफ मिल जाएगा कोर्ट में। ठीक है, आगे समझ। अब आता है हमारा क्लोज 3, जो कि 1976 के अमेंडमेंट से आया था। ये क्या कह रहा है, दैट इन अ सूट अंडर सेक्शन 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 or in a proceeding under section 125 of CRPC, a decree or order, as the case may be, has been passed against the husband awarding maintenance to the wife, notwithstanding that she was living apart, and that since the passing of such decree or order, cohabitation between the parties has not been resumed for 1 year or upwards। ये क्या कह रहा है कि भाई देखो, सेक्शन नंबर 18 हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में और 125 ऑफ CRPC, ये है मेंटेनेंस का क्या है, सेक्शन है मेंटेनेंस लेने का अगेंस्ट द हस्बैंड विच इज़ गिवन टू द वाइफ। अब तो इसका सेक्शन बदल चुका है, अब ये नहीं रहा है क्योंकि अब हमारा BNSS आ चुका है। उसमें कोई और सेक्शन है, बट ये प्रीवियस लॉ के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, तो उस टाइम 125 था। ठीक है, अब सेक्शन नंबर 18 में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भाई सेक्शन नंबर 18 में जब आपने फाइल करा केस तो क्या आई, डिक्री आई, बट जब आपने मेंटेनेंस के लिए पिटीशन फाइल करी तो क्या आया, ऑर्डर आया। ठीक है, वाइफ को मेंटेनेंस की डिक्री या ऑर्डर मिल गया है, आइदर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और दिस क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और BNSS भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता। ठीक है, अगर इसमें वाइफ को डिक्री और ऑर्डर मिल गया है और हस्बैंड का और वाइफ का अभी तक भी कोहैबिटेशन नहीं हुआ है, ना ही उन्होंने जो है डिक्री को एग्जीक्यूट करा है, हस्बैंड ने डिक्री को ना तो एग्जीक्यूट किया है और उनका कोहैबिटेशन भी नहीं हुआ है, और कितना साल हो चुका है, 1 ईयर और अपवर्ड हो चुका है, 1 साल से ज़्यादा हो गया है, भाई हस्बैंड मेंटेनेंस दे ही नहीं रहा डिस्पाइट द पासिंग ऑफ द डिक्री और ऑर्डर बाय द ऑनरेबल कोर्ट्स इन डिफरेंट प्रोसीडिंग्स। ओके, ही इज़ नॉट ही इज़ नॉट कीन और ही इज़ नॉट ही इज़ सच अ पर्सन कि भाई उसको कोर्ट का भी ऑर्डर नहीं मानना है, कोर्ट की भी जजमेंट से कंप्लाई नहीं करना है। ठीक है, इनका कोहैबिटेशन भी आपस में नहीं हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ इन्होंने बोला है, नोट विद स्टैंडिंग दैट द वाइफ इज़ लिविंग अपार्ट, चाहे वो अलग भी रह रही है, वो कहीं पर भी रह रही है, हस्बैंड से दूर रह रही है, बट अगर मेंटेनेंस के डिक्री और ऑर्डर आया है तो हस्बैंड हैज़ टू comply with that. If he is not complying and cohabitation also has not been resumed between the parties, मतलब कि उन्होंने आपस में इकट्ठे भी रहना स्टार्ट नहीं किया है, और कितना टाइम हो गया उनको दूर रहते हुए, 1 ईयर और अपवर्ड, एटलीस्ट 1 ईयर और अपवर्ड हो चुका है, 1 साल से ज़्यादा वो एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, डिक्री आ चुकी है कोर्ट की, ऑर्डर आ चुका है कोर्ट का मेंटेनेंस का, हस्बैंड ने उसको कंप्लाई नहीं किया है, दोनों में कोहैबिटेशन भी रिज्यूम नहीं हुआ है, तो ये किस चीज़ का ग्राउंड होगा, ग्राउंड होगा किसका, डिक्री ऑफ डिवोर्स का। ठीक है, वो पिटीशन फाइल कर सकते हैं कोर्ट में, क्या लेने के लिए, मैट्रिमोनियल रिलीफ, कौन सा रिलीफ, डिक्री ऑफ डिवोर्स का। ठीक है, अब देखो हम कह रहे हैं कि भाई दोनों में कोहैबिटेशन तो रिज्यूम हुआ ही नहीं है, तो किस किस में, हस्बैंड और वाइफ में, तो क्या हम कह सकते हैं कि भाई जब कोहैबिटेशन उनमें रिज्यूम हुआ ही नहीं है तो क्या हस्बैंड फाइल नहीं कर सकता पिटीशन, क्या हस्बैंड को राइट नहीं है पिटीशन फाइल करने का ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राउंड? नो, एब्सोल्युटली नो, क्योंकि ये ग्राउंड तो आए ही सिर्फ स्पेसिफिकली वाइफ के लिए हैं, ये वाइफ के ही स्पेशल ग्राउंड्स है, हस्बैंड इनका बेनिफिट नहीं ले सकता। ठीक है, सिर्फ वाइफ ही पिटीशन फाइल कर सकती है, उनका कोहैबिटेशन नहीं हुआ है, डिग्री ऑफ मेंटेनेंस आ चुकी है, ये 3 ग्राउंड हम कर चुके हैं, 1 2 3। 1 क्या था कि भाई प्री एक्ट पॉलीगैमस मैरिज का था, सेकेंड क्या था हमारा कि भाई आफ्टर द सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज द हस्बैंड वॉज गिल्टी ऑफ रेप, सोडोमी और बेस्टियलिटी। सोडोमी और बेस्टियलिटी क्या होते हैं, ये अननेचुरल ऑफेंसेस होते हैं, ठीक है, अगेंस्ट द मैन, वेमेन और एनिमल। ठीक है, रेप होता है, रेप आपको पता ही होगा,
सेक्सुअल इंटरकोर्स करना टू अ वुमेन अगेंस्ट हर विल और फोर्सिबल इंटरकोर्स करना, ठीक है, या फिर उसको इस तरह की बिलीफ देना कि भाई आई एम योर हस्बैंड, उस बिलीफ में उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, तो दिस इज रेप, दीज आर द क्रिमिनल ऑफेंसेस। थर्ड हमने क्या पढ़ा, डिक्री और ऑर्डर किस चीज़ का, मेंटेनेंस का, जिसको कंप्लाई नहीं किया गया बाय हस्बैंड, ठीक है, और वाइफ ने क्या कर दी, पिटीशन फाइल कर दी। कब फाइल करी, जब उनका कोहैबिटेशन नहीं हुआ रिज्यूम, कितने कम से कम कितना पीरियड, 1 ईयर और उससे ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लॉज 4 है हमारा वेट, आज का सेक्शन मैंने लास्ट लेक्चर में बोला तो था कि भाई हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे और डीपली स्टडी करेंगे वाइट बोर्ड पे विद केसेस, बट स्टूडेंट्स जब मैंने इसको स्टडी किया तो आई मस्ट से कि ये बहुत ही इजी सेक्शन है आपका, इसमें आपके कोई केसेस भी नहीं है और बहुत लंबा चौड़ा सेक्शन नहीं है ये आपका, इतना ही है, बस जो मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे रही हूँ उतना लिखाएंगे तो दैट वुड बी सफिशिएंट, कोई इसमें ऐसा कोई केसेस नहीं है, ठीक है, और वाइट बोर्ड पे भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स दिए हुए हैं, बस थोड़ा सा इलेबोरेट कर दोगे दैट वुड बी सफिशिएंट, ठीक है। बस छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखना है, जैसे 1 और 2 जो ये हमारे क्लॉजेज हैं ये कब आए थे, ये हमारे स्टार्टिंग से ही थे, बट जो हमारा 3rd और 4th क्लॉज है ये हमारा मैरिज लॉ अमेंडमेंट से आया था 1976 के बाद, ठीक है। ये स्पेशल ग्राउंड्स है किसके, सिर्फ वाइफ के ही स्पेशल ग्राउंड्स हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दैट यू शुड नो। नाउ द नेक्स्ट क्लॉज क्या कहता है, दैट हर मैरिज, हुज मैरिज, वाइफ्स मैरिज, whether consummated or not, was solemnized before she attained the age of 15 years, and she has repudiated the marriage after attaining that age but before attaining the age of 18 years। देखो इसमें क्या हुआ, पहली बात तो हमें आपको ये पता होना चाहिए और मैंने आपको बताया भी है प्रीवियस लेक्चर्स में कि भाई हिंदू मैरिज एक्ट में वैसे तो हमारी मिनिमम एज कितनी दी हुई है, 18 एंड 21 दी हुई है, ठीक है। अगर कोई भी पार्टी बिलो दिस एज मैरिज करती है तो उनकी मैरिज क्या होती है, दैट इज़ अ वैलिड मैरिज होती है बट पनिशेबल होती है, ठीक है। मैरिज का स्टेटस वैलिड ही रहेगा, चाहे वो जो हमारी एज क्राइटेरिया दिया हुआ है उस क्राइटेरिया से नीचे जाके अगर कोई मैरिज करता है उसे बिना फुलफिल किए तो मैरिज का स्टेटस वैलिड ही रहेगा, जो चिल्ड्रन का स्टेटस होगा वो भी लेजिटिमेसी में ही आएगा, बट क्या है, ये मैरिज पनिशेबल है। अच्छा, अब इस क्लॉज में क्या हुआ, अगर वाइफ की जो मैरिज है अगर वो 15 ईयर से पहले हो जाती है, ठीक है, 15 ईयर से पहले हो गई, लेट्स से 14, 13, 12 एनीवेयर इन बिटवीन, ठीक है, 15 ईयर से पहले मैरिज हो गई, तो उसने क्या किया, वाइफ ने क्या किया, जैसे ही वो 15 की टर्न हुई उसने मैरिज को रेपुडिएट कर दिया, भाई मैं इस मैरिज को नहीं मानती, मुझे इस मैरिज में नहीं रहना, उसने मैरिज को ब्रेक कर दिया, ठीक है। बट कब ब्रेक किया उसने उस मैरिज को, उसने जैसे ही वो 15 की हुई उसने तभी ब्रेक कर दिया, उसने 18 ईयर्स का वेट नहीं किया कि भाई मैं 18 की हो जाऊंगी, मैं एज पर लॉ मेजर हो जाऊंगी तभी मेरे पास रेपुडिएशन का राइट होगा, नहीं, उसने रेपुडिएट कब कर दिया, आफ्टर शी हैज़ अटेन द एज ऑफ 15 ईयर्स, ठीक है। मैरिज कब हुई थी, बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 15 ईयर्स। अब इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में यहाँ एक डिफरेंस है इस पॉइंट में, क्या कि भाई वेदर कंज्यूमेटेड और नॉट, हिंदू लॉ में इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैरिज आपकी कंज्यूम हुई है या नहीं हुई है, मीन्स कि भाई आपस में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बना है या नहीं बना है, बन गया है तब भी वाइफ रेपुडिएट कर सकती है मैरिज को आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 15 ईयर्स, अगर नहीं बना है तब भी कर सकती है, शी डज नॉट हैव टू वेट अप टू 18 ईयर्स, शी कैन रेपुडिएट हर मैरिज, कंज्यूमेशन ऑफ द मैरिज इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है, it may be consummated, may not be consummated, but she has this right to repudiation of marriage। but in मुस्लिम लॉ में क्या है कि भाई मैरिज का कंज्यूम नहीं होना चाहिए, कि मैरिज कंज्यूम ना हो, ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में। हिंदू लॉ में ये चीज़ इमटेरियल है कि मैरिज कंज्यूम हुई है या नहीं हुई है, बट मुस्लिम लॉ में रिक्वायरमेंट क्या है कि मैरिज जो है हमारी कंज्यूम नहीं होनी चाहिए, देन ओनली शी हैज़ द राइट टू रेपुडिएट द मैरिज, ठीक है। आया ये समझ में, मेरे हिसाब से इतना मुश्किल नहीं है, आ ही गया होगा, इट्स नॉट
वेरी टफ। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है? दिस क्लोज अप्लाइज वेदर द मैरिज वॉज सोलोमनाइज्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि भाई अमेंडमेंट के बाद अगर किसी की मैरिज सोलोमनाइज हुई है तो उस पर भी अप्लाई होगा। मतलब कि ये जरूरी नहीं है, बिफोर और आफ्टर बोला है ना, जैसे बिफोर और आफ्टर बोला है इसने, ये दोनों कब आए थे? 1976 की अमेंडमेंट के बाद आए थे। ठीक है, तो मैटर नहीं करता कि भाई मैरिज कब सोलोमनाइज हुई है, बिफोर और आफ्टर दिस अमेंडमेंट एक्ट हुई है या नहीं हुई है। क्या फ़र्क पड़ता है कि भाई हमारी मैरिज सोलोमनाइज हो जानी चाहिए। ठीक है, तो आई गेस एंड आई होप दैट दिस सेक्शन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमने डिवोर्स को कंप्लीट कर लिया है और बहुत अच्छे से और बहुत डीपली हमने इसको कंप्लीट किया है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे? सेक्शन नंबर 14 पढ़ेंगे अपना। ने बिफोर सेक्शन नंबर 14 देयर इज 13 बी, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। देखते हैं कैसे कंप्लीट होता है हमारा। देखो, ज़्यादा तो करने का बिल्कुल भी सेंस नहीं है, क्योंकि आई थिंक एक लेक्चर में इतना हम कर लेते हैं, तो दिस इज़ सफिशिएंट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।